दिनों की लगातार तेजी के बाद कल अमेरिका में सुस्ती भरा कारोबार। डाउ जोन्स में गिरावट, लेकिन नैस्डैक ऊपर बंद। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी 1/4% ऊपर। साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद टाटा सन्स की पहली बोर्ड बैठक आज। डायरेक्टर पद से भी साइरस मिस्त्री की छुट्टी पर चर्चा संभव। पुराने नोट को एक्सचेंज को लेकर 7 दिन बाद आई आरबीआई की सफाई। 24 नवंबर तक 4,500 रुपए सिर्फ एक ही बार एक्सचेंज होंगे। 50,000 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करने पर जरूरी होगा पैन कार्ड। धार्मिक संस्थानों और ट्रस्ट को इनकम टैक्स का नोटिस। 8 नवंबर को मौजूदा कैश का ब्यौरा मांगा। पुराने नोट जमा नहीं करने के निर्देश भी जारी। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार। नोटबंदी के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी दल ला सकते हैं स्थगन प्रस्ताव। प्रधानमंत्री से संसद में जवाब देने की मांग। और आज सुबह 4:30 बजे भूकंप के झटकों से हिला दिल्ली एनसीआर। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 की। कल के भारी उतार चढ़ाव के बाद बाजार में आज फिर से हैं मिले जुले संकेत दुनिया भर के बाजारों से। हमारे अपने भी तो बड़ा सवाल है कि क्या रिकवरी होगी, और फिर वही सवाल है रिकवरी होगी तो क्या टिकाऊ होगी, और इस रिकवरी में हम कितना ऊपर जा सकते हैं, फिर कैसे करें ट्रेड आप इस बाजार को। इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़े हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और ट्रेडशिफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन देखिए ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से संकेत दे रहे हैं। लगातार 7 दिनों की रैली के बाद डाउ में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली, लेकिन आप देखिए दूसरे बाजार यूरोप के मार्केट्स, यहां पर गिरावट के साथ कारोबार हो रहा था। कच्चा तेल जो 2 दिन पहले मजबूती दिखा रहा था, वहां पर कल कमजोरी देखने को मिली है। और अब सबकी निगाहें आज टिकी हुई हैं जेनेट येलेन कांग्रेस के सामने क्या संकेत देती हैं। उनका भाषण आज होने वाला है, और लोग यही जानना चाहते हैं कि यूएस में क्या दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ेंगी। जो नए प्रेसिडेंट आए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो आर्थिक नीतियों को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन भारतीय बाजारों की नजर तो फिर डॉलर इंडेक्स पे रहने वाली है क्या, और रुपए में क्या आज लगता है कि शुरुआत में एक और कमजोरी भरा सेशन होगा। 68 के साइकोलॉजिकल लेवल के बहुत नजदीक हैं, तो ऐसे में सिर्फ मतलब वो कह सकते हैं कि तोड़ना बाकी है। अदरवाइज तो 6794 की क्लोजिंग जो कल हुई है वो लगभग उसके बराबर ही है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ डॉलर इंडेक्स के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो बाजारों को आज प्रभावित करेंगे, जिस पर हम आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि ग्लोबल तस्वीर अभी भी बहुत बदली नहीं है। दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि अमेरिका में ट्रंप साहब के आने के पहले ये समझा जा रहा था कि वो तो रेट हाइक नहीं करेंगे। अब तो डर ये लग रहा है लोगों को कि दिसंबर में होना तो पक्का हो गया है। ये 0.5% होगा या 1/4% होगा, तो कई लोग अब 0.5% का भी अनुमान लगाने लगे हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट्स की जब तक आपको निश्चितता न मिले तब तक भारतीय बाजारों में थोड़े वोलेटाइल कारोबार होते हैं। और 3 दिन से देखिए डेज लो पर जाकर समाप्ति हो रही है। कल दिन के हाई से 8,210 का हाई था, जो क्लोजिंग हुई है करीब 100 पॉइंट नीचे हुई है। और सबसे खराब तस्वीर अगर आपको देखनी है तो आपको बैंक निफ्टी से देखनी चाहिए। 500 पॉइंट का बड़ा फॉल, जहां खुला होता वहां लोगों ने बेचा होता तो कल भर के पैसे बने होते। क्या सेलॉन राइज का मार्केट हो गया, ये समझ में आ रहा है? नहीं, दोनों ही तरफ की ट्रेडिंग का मौका है, ठीक कल ही की तरह। और कल के सेशन में सबसे बढ़िया बात यही है कि भारी उतार चढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप किसी एक ट्रेंड में और उस ट्रेंड के बाद एक बड़ी वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन 1 या 2 सेशन आपको मिलती है, तो कहीं न कहीं आप गिरावट थमने के संकेत देखते हैं, या फिर गिरावट की रफ्तार में कमी आती हुई दिखती है। वो संकेत पहला कल आता हुआ दिखा था। तो मैं ये चाहता हूं आज का सेशन भी कल ही की तरफ भारी उतार चढ़ाव का रहे। फिर जिसको जो कॉल लेना हो, बाजार की चाल के विपरीत कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर ट्रेड करना सही होगा, जैसा कल हम कह रहे थे, क्योंकि आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिले। 8,200 पहले हुआ, 8,100 हुआ, फिर से 70-80 पॉइंट की उछाल मिली, और फिर फाइनली आप 8,100 के बेहद नजदीक क्लोज हुए। तो 2 बार आपको बाजार ने तेजी के मौके दिए, 2 बार तेजी के, और अगर आप शार्प ट्रेडर हैं तो 4 मौके कल बाजार में आपको मिले। और वैसे ही मौकों की उम्मीद मैं आज भी करता हूं। लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा बायस पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। 2-3 पॉइंटर्स आज काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो एक 8,000 निफ्टी पर बेहद अहम सपोर्ट लेवल है, जो मुझे नहीं लगता कि वो
आसानी से आज टूटने के लिए तैयार है। तो आज हम 8000 के लेवल को तो आराम से होल्ड करेंगे डेटा के लिहाज से, जो आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा ये शॉर्ट कवरिंग का सहारा आज डेफिनेटली आपको मिलेगा। बेहतर तो ये होता है कि हम कमजोर खुल जाते हैं और उसके बाद बढ़ते, लेकिन फिर कल ही की तरह मुश्किल भरी बात वही है कि गैप से अगर ऊपर खुल गए तो फिर दिक्कत वाली बात है। लेकिन फिर भी एक बार की अगर हम बहुत गैप से ना खुलें, कल की तरह की जैसे 100 पॉइंट ऊपर खुल गए, 15, 20, 25 पॉइंट ऊपर खुले, तो उसके बाद शॉर्ट कवरिंग का आपको सहारा मिलेगा। तीसरा ये कि पुट कॉल रेशियो जो हम आगे विस्तार में डिस्कस करेंगे, वो ये बता रहा है कि बाजार में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आना तय है। लेकिन असली एक्शन तेजी का बाजार में तभी बनेगा, या शॉर्ट्स बड़ी जबरदस्त तेजी के साथ जो कटती नजर आएगी वो तभी होगी जब आप 8200 के लेवल को पार करें, होल्ड करें, घंटे 2 घंटे उस लेवल के ऊपर टिकें, तो ही मंदी करने वाले ट्रेडर्स डरेंगे, अपनी मंदी काटेंगे। अदरवाइज 8000 से लेकर 8200 की रेंज को आपको भारी उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड करना है। लेकिन फिर भी आज मैं एक शॉर्ट कॉल देने से परहेज कर रहा हूं। निफ्टी पर बाय कॉल है 8075। अगर आपका आज मैंने 2 स्टॉप लॉस दिए हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करें तो आपका स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड है और वो है 8070, 8075 का। पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस है 8000 का। ऊपर की तरफ 8200, 8250 के लक्ष्य के लिए आप निफ्टी पर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी कल कमजोर काफी हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने बहुत अहम सपोर्ट लेवल के आसपास है, जो 19000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, और कल जिस तरह से शॉर्ट्स बने बैंक निफ्टी में, अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो सरकारी बैंक में अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो 18900, 19000 का स्टॉप लॉस लगाकर बैंक निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है। 19250 और 19500 ये 2 लक्ष्य बैंक निफ्टी के लिए आपके होने चाहिए। सरकारी बैंक और कमजोर होने के बावजूद, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर रहा हूं, तो एनबीएफसी मुझे लगता है आज भी एक्शन में रह सकते हैं। पावर स्टॉक्स पर नजर रखिए और खासतौर से सरकारी कंपनियों पर। इस कमजोर बाजार में सरकारी कंपनियां किसी भी सेक्टर की हो, वहां पर आपको ज्यादा बेहतर मौके मिल सकते हैं ट्रेडिंग के, इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि वहां पर डिविडेंड यील्ड्स बहुत बेहतर है। तो इन शेयरों पर आपको नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए तो इन सेक्टर्स पर नजर रखिए। लेकिन बाउंस आ सकता है, बागले साहब से पूछते हैं, वो बाउंस को प्ले करना चाहेंगे या बाउंस में बिकवाली करना चाहेंगे? सर गुड मॉर्निंग, बताइए पैसा कहां बनेगा और इजी ट्रेड क्या है? जो कारोबारी हैं, जो दर्शक हैं, जो लेना चाहें, आसानी से क्या ट्रेड लेना चाहिए इस समय? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक 8200 ये रेंज काफी हद तक मैच होती है। मुझे लगता है वो रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। 8000 ब्रेक होगा ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन ऊपर में बिकवाली करने की मेरी सलाह होगी। एक 25-30 पॉइंट ऊपर मिलता है 8150 नवंबर फ्यूचर्स के लेवल से, वहां पर एक 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए। 8211 का मेरा स्टॉप लॉस है, और एक 150 पॉइंट नीचे में मिलेगा। आई थिंक ये रेंज में काफी वोलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगी। और बैंक निफ्टी की रेंज होगी 18,850, 19,300। तो बहुत कुछ, मतलब बहुत ज्यादा वन वे मूव एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन ऊपर में बिकवाली करने की सलाह होगी। बायस ऑन द डाउन साइड होगा, नेगेटिव होगा। बिल्कुल, चलिए तो बायसनेस जो है वो नीचे की तरफ ही है। और एफआईएस के आंकड़े देखिए सुधर नहीं रहे हैं। कल के आंकड़ों में एक अच्छी चीज जरूर है, जो हम कह भी रहे थे, डीआईएस ने खरीदारी की होगी और भर भर के खरीदारी करी है। अब देखिए 2344 करोड़ की, आयशर मोटर में 200 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग, एशियन पेंट्स में 150 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग, जी एंटरटेनमेंट में 200 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग। डीआईएस के आंकड़े क्या संभाल सकते हैं बाजार को या नहीं? क्योंकि इतिहास तो यही बताता है कि एफआईएस की बिकवाली ज्यादा बड़ी फैक्टर होता है मार्केट के लिए। पिछले 4 सेशन में सबसे बेहतरीन आंकड़े कल के हैं, डोमेस्टिक फंड के भी और एफआईएस के भी। अब आप ये सोचेंगे कि 2000 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े को मैं बेहतरीन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं साथ में वायदा कारोबार के आंकड़ों को मिलाकर देख रहा हूं। पहली बार पिछले 5-7 दिनों में एफआईएस ने वायदा कारोबार में खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में छोटा ही सही 94 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1020 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। हालांकि दोनों जगह ओपन इंटरेस्ट में कमी आई है। इसका मतलब साफ है, जो मैं पहली लाइन शुरू से कह रहा हूं, शॉर्ट कवरिंग हुई है, इंडेक्स में भी हुई है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी हुई है। अब खरीदारी तो है, भले ही शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुई, इसका मतलब एक संकेत साफ है कि उन्होंने बिकवाली का दबाव कम किया। तो अब आप 2000 करोड़ की कैश मार्केट की बिकवाली स्टॉक्स की और सामने स्टॉक फ्यूचर्स की 1000 करोड़ की खरीदारी देखें, तो नेट एफआईएस ने बेचा है 900 करोड़ के आसपास का। तो दबाव कम हुआ है। अब सामने आप देखिए डोमेस्टिक फंड दमदार खरीदारी कर रहे हैं 2350 करोड़ की। तो अल्टीमेटली तो भाई पैसा है, दोनों तरह के इन्वेस्टर लगाए, कोई भी लगाए, तो पैसा आ रहा है। और कल ये अच्छा संकेत मिला कि डोमेस्टिक फंड ने दमदार खरीदारी की। तो मुझे ये लग रहा है कि इन डेटा के दम पर अगर आज शॉर्ट कवरिंग आनी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि एफआईएस के बिकवाली का दबाव कम और साथ ही घरेलू फंड्स की खरीदारी।
ऑप्शंस जो दमदार बेचे जा रहे थे एफआईज की तरफ से कल, उसमें भी कमी आई। महज 130 करोड़ के ऑप्शंस बेचे, जो 2-2.5 हजार करोड़ के ऑप्शंस रोज एफआईज बेचे थे। तो मुझे लगता है कि वायदा कारोबार के डेटा ये संकेत दे रहे हैं कि आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना करें, इंतजार करें, पहले शॉर्ट कवरिंग आने दे ऊपर के लेवल पर। अच्छा, लेवल मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आप मौका चूक जाएंगे, और मंदी करने वाले ट्रेडर्स को भी अपने लेवल आते ही मंदी काट लेंगे। दोनों तरफ ट्रेडिंग करना आपको आना चाहिए। एक साइड की पोजीशन लेकर बैठेंगे तो आपको दोनों तरफ के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, चाहे आपकी पोजीशन तेजी की हो चाहे मंदी की हो। ये डेटा में साफ दिख रहा है कि निचले स्तरों से आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी वायदा कारोबार के डेटा के दम पर, ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती दिखेगी कैश के डेटा के दम पर। तो ये एक बहुत क्लियर कट एनालिसिस है डेटा का, लेकिन पिछले कई दिनों के मुकाबले में कल के डेटा काफी बेहतर है। चलिए, तो थोड़े डेटा बेटर दिख रहे हैं, लेकिन वागले साहब के मैं पिक्स देख रहा हूं, कह रहे हैं एक तो ऊपर में देखिए बिकवाली करिए, ऊपर से 4 में से 3 शेयरों में बिकवाली की रहा है सर। 3 मंदी वाले शेयर बताइए कहां बेरिश है। हेमंत, मैं डीएलएफ के स्टार्ट करता हूं। जिस तरह से पिछले 3 दिनों से जो पैटर्न उभर कर आ रहा है, होल्ड कर रहा है, और मुझे लगता है ये लेवल आज टूट सकता है, और वो लेवल है 108 110 का, 109 एक्चुअली। और जैसे ही वो टूटेगा मुझे लगता है ये सीधा एक 8-10% का डाउन साइड आज दे कल दे वो मुझे पता नहीं, लेकिन 1-2 दिन में दे सकता है। तो मेरा टारगेट होगा 96, मेरा स्टॉप लॉस होगा 114। और आई थिंक ये सेक्टर में आप भी, मैं मॉर्निंग का शो देख रहा था, काफी बेरिश थे, सारे स्टॉक्स इसमें थे, तो मुझे वो चार्ट्स में दिख रहे हैं। एसआरएफ ये एक्चुअली मैंने कल स्पॉट किया था, शायद थोड़ा लेट होगा, तो जैसे अनिल जी कह रहे हैं बाउंस बैक होगा तो ये बेटर होगा। इसमें एक नेगेटिव पैटर्न उभर कर आ रहा है, ये बेचा जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1578, और मेरा थोड़ा लंबा टारगेट है। 1-2 वीक का व्यू लेते हैं तो 1400 तक ये जा सकता है, 1410 का मेरा टारगेट है। और मेटल्स में जिंदाल स्टील एंड पावर में मुझे वीकनेस दिखाई देती है, ये मैं 72 के स्टॉप लॉस से बेचने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 60। और इन 3 शेयरों में से 2 शेयरों के साथ एक कॉमन फैक्टर है, बड़ा डेट, और ऐसे बाजार में लोग बड़े डेट वाली कंपनियों को अवॉइड ही करते हैं। डीएलएफ पेशेंस टेस्ट कर लिया इस शेयर ने, बाजार की स्थिति देखिए किस तरह से कमजोर हुई, और जो खबर का सबको इंतजार था डेट कम करने वाली, वो अब तक आई नहीं है। जी हाँ, चलिए, तो ये वो स्टॉक है जो दबाव में रह सकता है। वागले साहब का एक बाय साइड का आइडिया भी है, वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये बताइए। एफएनओ के संकेत बुरे नहीं है मत, और कल भी हम ये कह रहे थे कि पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड जोन में आ गया 0.73, और शुरुआत में जो गिरावट हुई पेज खुलने के बाद उसमें पुट कॉल रेशियो 0.7 के आसपास भी पहुंचा, जो कि ओवरसोल्ड जोन है। सी बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होता है कि पुट कॉल रेशियो और आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का लेवल दोनों मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली इस बार ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 8000 था, लेकिन कई बार क्या होता है जब हर चीज आपको पता होती है कि ये होने वाला है तो बाजार उससे पहले रिएक्शन दे देता है। शायद यही वजह थी कि कल 8100 को बाजार ने तोड़ा नहीं। बेहतर तो यह था कि 8000 के लेवल होते और पुट कॉल रेशियो 0.68 0.7 होता, तो फिर वो लेवल ऐसे होते जहां पर दमदार खरीदारी करने का मौका होता आपके लिए कि 100, 150, 200 पॉइंट आपको फटाफट ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन चलिए, नहीं हुआ। विक्स कल 3-3.5% कमजोर हुआ। हम जनरली कम बात करते हैं विक्स की, लेकिन कभी कभी विक्स जो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है वहां से विक्स में थोड़ी कमी आई। ये एक अच्छा संकेत है ट्रेडर्स के लिए, वायदा कारोबार के लिए। अब कल के सेशन में बैंक निफ्टी में शॉर्ट जरूर बने 2 लाख शेयरों के, लेकिन निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो अगर आज बाजार को तेजी दिखानी तो सबसे पहला तो ये जरूरी कि बैंक निफ्टी 19,000 के ऊपर बना रहे, पहली बात। और अगर 19,250 के पार निकला तो बैंक निफ्टी में थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आना शुरू होगी। पुट कॉल रेशियो बड़ा जरूर है, लेकिन बढ़कर भी 0.76 पर है, तो कंफर्टेबल जोन में। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी तेजी वाली, अभी सारी मंदी कट गई हो, मंदी अभी भी कटना बाकी है। लेकिन अल्टीमेटली जब नीचे का लेवल हमें क्लियरली डिफाइन दिख रहा है कि ये 8000 का है, तो ऊपर का लेवल भी बहुत क्लियरली डिफाइन दिख रहा है, वो है 8200 का। इसलिए नहीं कि 2 बार कल हम 8200 के पास पहुंचे और उसे पार करके होल्ड नहीं कर पाए, बल्कि इसलिए कि कल के सेशन में भी देखिए आप 8200 के कॉल्स में 8 लाख शेयर जुड़े हैं और परसों जुड़े थे 23 लाख। तो कुल मिलाकर 31-32 लाख शेयरों का इजाफा 8200 के कॉल्स में 2 ही सेशन में हुआ है। अब अगर 8200 के ऊपर निफ्टी निकलकर टिक जाता है तो तमाम मंदी करने वाले ट्रेडर्स फिर अपनी पोजीशन काटेंगे। जिन्होंने कॉल्स बेचे हैं वो एग्रेसिव कॉल में खरीदारी करेंगे, और इसीलिए अगर तेजी का मूड बनाना है, अगर मंदी काटनी है, आपकी ताकत है 100 पॉइंट की, तो फिर 8200 के ऊपर टिकने दें या बंद होने दें, तब कीजिए। अदरवाइज इस रेंज में आपको भारी उतार चढ़ाव दिखाएगा। दूसरी बात, कल की तरह आज के सेशन में भी अगर आप ट्रेंड के साथ रहकर ट्रेड करें तो बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये बाजार ऐसा है कि ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करना आना चाहिए, वो आसान काम नहीं है।
ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करना मुश्किल काम है। तो अगर आप मुश्किल ट्रेड करना नहीं जानते हैं तो ना करें तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अचानक से आपको बाजार में बिकवाली या खरीदारी आती दिखेगी और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, डीप रखना जरूरी है, तो ही आप ट्रेड करें। बिल्कुल। चलिए, तो ये बात बाजार पर, लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है, बड़ा प्राइस वाइज करेक्शन देखी जा चुकी है। अब लगता है कि टाइम वाइज करेक्शन होती हुई दिखेगी मार्केट में, नहीं? पॉसिबल है एक्चुअली। इनफैक्ट दोनों ही हो सकता है, मतलब प्राइस वाइज करेक्शन भी हमें लग रहा है कि ठीक है हुआ है, लेकिन यू नेवर नो कि प्राइस वाइज करेक्शन भी और हो सकती है। क्योंकि देखिए चीजें अभी अनफोल्ड हो रही है। नोट बैन का कितना इम्पैक्ट कब तक होगा, बिल्कुल वो अभी तक पूरा एनालिसिस हुआ नहीं, क्योंकि ये पहली बार ऐसी इवेंट हुई है जो आप और हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण आप गोवा वाला सुनिए। वो कह रहे हैं 70 साल की दिक्कत को 17 महीनों में दूर कर रहे हैं, तो 17 दिन तो कम से कम मुश्किल भरे रहेंगे। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि 8000 का लेवल, भले मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानता हूँ, वागले साहब मानते हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो इस बाजार में, हर लेवल नीचे भी आ सकता है, हर ऊपर के लेवल भी दिख सकते हैं। तो रियलिस्टिक रहिए। देखिए, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन के साथ रहिए, सीएनबीसी आवाज के साथ रहिए, क्योंकि हम आपको दिन भर बताते हैं कि किस तरह के ट्रेड्स आपको लेने चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी दिन भर मदद करते हैं। और एक और एक्सपर्ट, अब संदीप जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा, और 5 एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर क्या ट्रेडिंग रणनीति है, ये सब ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। आइए जान लेते हैं कि 5 एक्सपर्ट निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं, और राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई कुणाल दायमा देखिए, कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए। 8240 का टारगेट, 8000 का स्टॉप लॉस भी रखिए। बिकवाली की राय राकेश बंसल के 8200 के स्टॉप के साथ 8008 का लक्ष्य नीचे की तरफ। तीसरे एक्सपर्ट की राय देखिए, और ये कह रहे हैं कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। मानव चोपड़ा की राय 8250 का टारगेट आज के लिए। आईडीबीआई कैप्स के एके प्रभाकर तेजी में है, 8060 के स्टॉप लॉस से तेजी करना चाहते हैं, लक्ष्य उनके बड़े एग्रेसिव है 8350 के। और 5वें एक्सपर्ट की राय भी आपकी स्क्रीन पर। किरण यादव कह रहे हैं कि बिकवाली करनी चाहिए। आप देखिए, 2 एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बेचकर चलना चाहिए, और 3 कह रहे हैं कि तेजी करें। ठीक कली की तरह राय बटी हुई एक्सपर्ट्स की, और वही वजह आपने देखा कल भी उतार चढ़ाव भरा सेशन का, दोनों तरफ मौके बने। आज भी दोनों तरफ का व्यू रखने वाले एक्सपर्ट है, जो लेकिन रेंज निकल कर आ रही है निफ्टी पे बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो वही है 8000। थोड़ा ऊपर देखना चाहे तो 8050 के आसपास, तो 8000 से लेकर 8050 ये रहेगी सपोर्ट जोन। ऊपर की तरफ 8200 से लेकर 8250 की रेंज में जाकर अटकेगा बाजार। ये 5 एक्सपर्ट्स की राय। राइट, चलिए अब जान लेते हैं कि कौन से वो 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाले हैं। आइए देखते हैं 5 का पंच। सरकारी कंपनी आईजीएल ने कल बाजार बंद होने के बाद शानदार नतीजे पेश किए। 42% मुनाफे में इजाफा, 144 करोड़ पहुंचा। आय में मामूली सी बढ़त, लेकिन ईबिटा 25% के आसपास बढ़कर आया, और मार्जिन में लगभग 4-4.5% का बेहतरीन सुधार हुआ है। अच्छे नंबर्स ईआईएल ने भी पेश किए हैं। हम आपसे कह भी रहे थे, देखिए कल की नतीजे अच्छे आ सकते हैं। 21% मुनाफा बढ़ा, इनकम में 24% का इजाफा, मार्जिन 14% से बढ़कर 27% के पार, और 1:1 का बोनस भी दिया। वहीं टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास के भी नतीजे कल बाजार बंद होने के आए, जहां मुनाफे में 7% की बढ़त दिख रही है। आय 6% घटी है, लेकिन मार्जिन में थोड़ा सुधार हुआ है, 1% के आसपास का 7.25% से बढ़कर 8% मार्जिन पहुंचा है, और 6% ईबिटा में बढ़त। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फिर से निराश किया है। जी हां, पिछली तिमाही में भी कमजोर नंबर थे, और इस तिमाही के नतीजे भी देखिए बेहद निराशाजनक, मुनाफे से घाटे में आई है। 20 करोड़ रुपए का लॉस इन्होंने पेश किया है। 160 करोड़ रुपए का पिछले साल इसी तिमाही में इनको मुनाफा था। मार्जिन देखिए 28% से घटकर 17.5% के आसपास आ गए। तो एससीआई के बेहद कमजोर नंबर्स, आज शेयर में दिखेगा दबाव। और इस बीच टाटा सन्स की आज है बोर्ड बैठक, और इस बोर्ड बैठक में बड़ी अहमियत वाली बात है कि साइरस मिस्त्री साहब को चेयरमैन पद से हटाने के बाद ये पहली बोर्ड बैठक, और पूरी संभावना है कि साइरस मिस्त्री को डायरेक्टरशिप से भी हटा दिया जाए। वो भी बोर्ड बैठक में हिस्सा लेंगे, और रतन टाटा भी लेंगे। तो बड़ी एक्शन वाली बोर्ड बैठक, और 11 बजे से शुरुआत होगी इसकी। तो बॉम्बे हाउस में काफी गर्मी रहने वाली है। साथ ही टीसीएस की एक बोर्ड बैठक भी है, जिसमें ये विचार करेंगे कि ईजीएम बुलाकर बाहर क्यों ना कर दिया जाए साइरस मिस्त्री को। तो आज टाटा समूह के शेयर काफी फोकस में रहने वाले। कल इन तमाम शेयरों में थोड़ी रिकवरी के संकेत आए। टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टीसीएस थोड़े मजबूत हुए। आज इन शेयरों का एक्शन देखना होगा।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे साथ संदीप वागले जी, संदीप जैन साहब दोनों ही जुड़े हुए हैं। संदीप जैन जी बताइए, मार्केट को आज आप किस तरह से ट्रेड करेंगे? क्या रणनीति होनी चाहिए, सेल ऑन रैलीज की या फिर खरीदारी करने की? देखिए, हायर लेवल्स पे जिस तरीके से बार बार रिकवरी दे के मार्केट कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, यही देखने को मिल रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये सपोर्ट लेना चाहिए। मैं आपको सुन रहा था कि कहीं ना कहीं जो करेक्शन है वो सारी चीजें हो चुकी है, काफी डिस्काउंटिंग भी हो चुकी है, अब टाइम करेक्शन हो रहा है। और हो सकता है कि देखिए ये नोट बैन का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो है सर्टेनली, और जिस तरीके से दिन निकलते जा रहे हैं वैसे ही कंजम्पशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इस चीज को टाइम लगेगा और कहीं ना कहीं 8000 से लेकर 8300 एक बहुत बड़ा रेंज, ये रेंज है तो 300 पॉइंट का, बट ये रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं रहेगा। बट मेरी राय यही रहेगी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो अपने पोर्टफोलियो के साथ बने रहें और कहीं ना कहीं अननेसेसरी ट्रेडिंग ना करें और पैनिक ना करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे काम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पैनिक ना करें कॉशन के साथ, और लिवरेजिंग ना लें, अननेसेसरली एफएनओ में ट्रेड नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जैन साहब जो आप नोट बैन का इम्पैक्ट की बात कर रहे हो कि कहीं न कहीं दिख रहा है, ये कहीं न कहीं में क्या मुंबई और कोलकाता के अलावा कहीं न कहीं जयपुर में ज्यादा दिख रहा है? जयपुर में ज्यादा दिख रहा है, राजस्थान में दिख रहा है, गुजरात में दिख रहा है, असम में दिख रहा है, जहां हम बात कर सकते हैं वहां के लोगों का दिख रहा है। बॉम्बे और जो बड़े शहर होते हैं वो रिलेटिवली थोड़े से कम ब्लैकर इकोनॉमीज थे, और इस तरफ बहुत ज्यादा कंजम्पशन पे दिख रहा है, इम्पैक्ट दिखता है। अनिल जी, ठीक बात। चलिए, तो नोट बैन का असर पूरे देश पर दिख रहा है, कंजम्पशन पर दिख रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद जब लौटेंगे लेकर आएंगे आपके लिए ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स। नीति हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम रिपोर्ट्स लेकर बने रहिए हमारे साथ। और अब फोकस करते हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर। नीति हमारे साथ जुड़ चुकी है। और नीति, पहले तो बताइए, दोनों रिजल्ट तो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, वोल्टास और आईजीएल, क्या है रिपोर्ट्स? खराब नतीजे वोल्टास के तो बिकवाली की सलाह, और अच्छे नतीजे आईजीएल के तो खरीदारी की सलाह। जाहिर सी बात है सीएलएस से बिकवाली करने की सलाह दे रहा है। वोल्टास में टारगेट प्राइस इन्होंने घटा दिया है, 345 का था, अब इसे घटा के 305 का कर रहे हैं। अब अगले 2 साल के ईपीएस अनुमान भी इन्होंने 2 से 5% घटाए। नोमुरा न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, टारगेट प्राइस इनका 320 का है। गोल्डमैन सैक्स फिलहाल रिटेन कर रहा है अपने बिकवाली करने बाय यानी निवेश करने की सलाह, हालांकि अपने टारगेट प्राइस रिवाइज करेंगे कल जो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल होगी उसके बाद। आईजीएल अच्छे नतीजे इन्होंने पेश किए, नोमुरा बाय का कॉल दे रहा है यानी निवेश करके चलिए। टारगेट प्राइस इनका 900 रुपए का है जो कि 9% अपसाइड का देख रहे हैं। मगर सिटी और अग्रेसिव टारगेट और इन्होंने बढ़ाया भी है, निवेश करने की सलाह आपको दे रहे हैं। टारगेट प्राइस इन्होंने 876 से बढ़ा करके 976 का कर दिया। 100 रुपए का टारगेट प्राइस इन्होंने रिवाइज किया है अपसाइड की तरफ। 12 महीने में 18% की तेजी आपको आईजीएल दिखा सकता है। इनफैक्ट ये कह रहे हैं महानगर गैस से इनको बेहतर स्टॉक लगता है आईजीएल, इसमें आपको निवेश करना चाहिए 976 के लक्ष्य के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये रहा है आईजीएल और वोल्टास पर। वोल्टास में तो आज दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन ये बताइए और कौन सी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेज ने आज रिपोर्ट्स दी हैं और क्या कह रहे हैं? एक बड़ा अपग्रेड आया है बीएचईएल पर, एचएसबीसी अपग्रेड करा है, रिड्यूस से इसकी रेटिंग बाय यानी निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ाया है, 111 का था, अब इसे बढ़ा के 183 का कर रहे हैं। 39% का अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं 12 महीने के दौरान। सस्टेनेबल बिजनेस रिकवरी अब इनको यहाँ पे दिख रही है और मार्केट इनका डबल हो सकता है अगले 2 से 3 साल में। अर्निंग्स की रिकवरी पर भी ये प्ले अप करना चाहेंगे, कुछ नए इमिशंस नॉर्म आएंगे और फिर जो ये अपने 34GW का अपग्रेड कर रहे हैं पुरानी कैपेसिटी को, उससे रिकवरी स्टार्टअप होगी। 183 के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करना चाहिए, एचएसबीसी कह रहा है। और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसे हम एसकेएस माइक्रो के नाम से पहले जानते थे, बेहद अग्रेसिव टारगेट आज मॉर्गन स्टैनली दे रहा है। ओवरवेट का कॉल इन्होंने दिया है, 1125 का लक्ष्य है, मौजूदा भाव से 64% का अपसाइड देख रहे हैं। हालांकि अभी थोड़े छोटी अवधि में वॉलेटाइल रह सकता है, मगर मध्यम अवधि के पर्सपेक्टिव से इनको ये बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। और ये जो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट देगा, मगर मध्यम अवधि के हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। 1125 के लक्ष्य के लिए भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में 64% अपसाइड के लिए।
तो 1125 का टारगेट है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन में। शुक्रिया आपका। तो मॉर्गन स्टैनले ओवरवेट की रेटिंग अभी भी बरकरार रख रहा है, लेकिन क्या पिटाई हुई है स्टॉक की वन साइड। हाँ, और कल का स्टार परफॉर्मर भी, और जैसे नीति रिपोर्ट पढ़ रही थी ना, तो मैं वागले साहब के चेहरे का एक्सप्रेशन देख रहा था। 1125, इसका मतलब चार्ट पर कुछ ऐसा दिख रहा है, मुझे लग रहा है वागले साहब कल के बाद आज भी भागने को तैयार है ना। ये मतलब कल तो स्टार परफॉर्मर था भाई। मेरे ख्याल से कितना 34-35% ओपन इंटरेस्ट एग्जिट में देखूंगा डेटा, लेकिन भयंकर ओपन इंटरेस्ट 30% गिरने के बाद 8% का उछाल है। अनिल जी, एज ए ट्रेडर मुझे बहुत इंटरेस्ट होगा, क्योंकि 740-750 एक या दो दिन में आ सकते हैं, जो कि एक 7-8% की मूव है। लेकिन जो 1140 थोड़ा लंबा दिखता है, वीकली मंथली पैटर्न काफी नेगेटिव है। मुझे मतलब 800-850 में क्रॉस करने में इसको बहुत ही तकलीफ होगी, बहुत पसीना आएगा, इजी नहीं होगा। कितना? नहीं, अरे बहुत दूर वो तो लंबा है। नहीं, 750 तो एक दो दिन में आ सकता है, और वो 700 और 900 के रेंज में स्ट्रगल हो सकता है। 1100 तो बहुत लंबी बात है। अच्छा, एक काम करते हैं, जैन साहब से पूछते हैं। जैन साहब, आप कुछ दिनों पहले जब हमारी आपकी बात हो रही थी तो कह रहे थे कि आप इस सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। ये बताइए, डीमोनेटाइजेशन के बाद अब इन कंपनियों की लाइफ पर, ग्राउंड जीरो पर किस तरह का असर पड़ा है? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा असर लॉन्ग रन में पड़ेगा, इन कंपनियों पे नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और जो देख रहे हैं अभी, लॉन्ग रन में तो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, छोटे समय के लिए बताइए। या देखिए, भारत फाइनेंशियल सर्टेनली जो टारगेट्स दिए वो स्ट्रेच टारगेट्स है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि अब बहुत बड़ा कोई करेक्शन आ सकता है इस सेक्टर में, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जिन लेवल्स पे ये डील करते हैं वहां पे वैसे भी कंजम्पशन कोई बहुत बड़ा नहीं था। वो लोग अपनी जो जनरल कंजम्पशन करते हैं वही कंजम्पशन में है, और इनफैक्ट जो सरकार ने लिमिट्स बढ़ाई है उन सब का इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखने लगा है। जो ईएमआईज में 2-4-5 दिनों की एक जो प्रॉब्लम आई थी वो सारी अब सॉल्व होती हुई दिख रही है। अब आई थिंक 50-60% ऑफ ईएमआई कलेक्शन अब कहीं ना कहीं अब आने लगे, और नई करेंसी में आने लगे। इवन 2-2 हजार के नोट भी इनफैक्ट इन लोगों के यहां से आने लगे हैं, और कैश का बहुत बड़ा इनफैक्ट कलेक्शन का ये रहता है इस सेक्टर में। बट ओवरऑल आई फील महीने भर में ये भी चीज सॉल्व होनी चाहिए। और इस सेक्टर में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे अच्छी वैल्यू दिखती है, जैसा कि मैंने पहले भी इसी शो में कहा था, मुथूट कैपिटल, जो वो नीला और लाल वाला जो अपन डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, हेमंत जी और अनिल जी आप लोग के साथ ही कर रहा था। तो इन लेवल्स पे जो 230-35 के लेवल्स हैं बहुत ही बेहतरीन है। और इनफैक्ट जब अपन ने दिया था रिकमेंडेशन तो इट वाज एट अराउंड 300 लेवल्स, और वहां से अच्छा चला भी था। अब मुझे लगता है कि वैल्यू बाइंग है इन लेवल्स पे, ठीक लगता है। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता नहीं कि एनबीएफसीज में बहुत बड़ा इंपैक्ट इन टाइप के एनबीएफसीज में पड़ेगा। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, जो मैंने ये पढ़ी है कल शाम को, वो ये है कि ये तमाम एनबीएफसी कंपनियां सरकार के पास जाकर गुहार लगाने के मूड में है, और वो ये कह रही कि भाई 31 दिसंबर तक हमको पुराने नोट लेने दो, बहुत ठीक है, ताकि क्या है कि हमारे एनपीए ना हो। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं इनके जो कुछ भी लोन से उनका जो रीपेमेंट आता है वो कैश में आता है, और अगर कैश कलेक्शन आप बंद कर देंगे 500,000 नोट का, इनके लिए तो हो ही चुका है, बंद करके देंगे वो तो फिर ऐसे में लेना, हाँ, मतलब जो बैंक्स में जा सकता है इनको तो आएगा नहीं। तो ऐसे में इन्हें डर ये है कि एनपीएस होंगे। तो मुझे लगता है इस तिमाही के जो नतीजे आएंगे इन फाइनेंशियल कंपनियों के वो डिसीजिव होंगे। उससे ये समझ में आएगा कि क्या इन कंपनियों के एनपीए बढ़ रहे हैं नोट बैन होने का। और अगर पहला संकेत अगर एसेट क्वालिटी में कमजोरी का आया तो फिर बाजार रिएक्शन खराब देगा। तो फिलहाल तो जो पहला रिएक्शन आया है ये गिरावट का, वो जायज, और कंपनियां भी डर रही। जी आप और इन्वेस्टर्स जिन्होंने ये शेयर खरीद रखे थे, कुछ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स लगातार इन शेयरों में बिकवाली कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में इन शेयरों में बहुत ज्यादा बुलिश थे। एक और बात बताता हूं आपको, ग्राउंड जीरो की बात, जो गाड़ियां पैसे से लेकर खरीदी जाती थी, कैश से लेकर खरीदी जाती थी, छोटे छोटे कई अर्बन एरियाज में, वहां पर भी आयकर विभाग ने अब सील करना शुरू कर दिया है, जहां जहां कैश अवेलेबल हो रहा है। और हमने कल सीएनबीसी आवाज पर बताया था कि कुछ बिल्डर्स पैसा लेकर, पुराने नोट लेकर फ्लैट्स की बुकिंग कर रहे थे, और देखिए कल हमने दोपहर में बताई ये खबर, और शाम को दिल्ली के एनसीआर के कई बिल्डर्स के यहां भी आयकर विभाग के छापे हुए। तो जो काम कैश वाला चल रहा था वो अब देखिए और तेजी से बंद होता हुआ नजर आएगा, और एसकेएस माइक्रो फाइनेंस इस तरह के एनबीएफसीज के लिए फिर दिक्कत बढ़ने वाली है। अगर गुहार लगाई, सरकार मान ले तो सही, नहीं तो दिक्कत। देखते हैं। बेसिकली वही है
कि इस तिमाही की एसेट क्वालिटी में समझ में आ जाएगा कि एसेट क्वालिटी अगर खराब होती है, लोन रिपेमेंट नहीं होते हैं कैश के। अब ये समझना मुश्किल है, क्योंकि जब तक क्या है हम कोशिश भी कर रहे हैं इन तमाम कंपनियों को सामने लाने की, लेकिन वो आके बात करें तब ना कि भाई कितना उनका कलेक्शन कैश में आता है, उनके टोटल परसेंटेज का, उस परसेंटेज में कितना डाउटफुल हो सकता है। तो एक एग्जैक्ट इम्पैक्ट, क्योंकि देखिए जो होना चाहिए था सेंटीमेंट के हिसाब से वो इम्पैक्ट तो हो गया। अब शेयर प्राइस अगर गिरनी तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट की वजह से गिरनी, नतीजों के लिए। हाँ, तो वो इम्पैक्ट कितना हो सकता है। फर्ज करें 100 रुपए का लोन देते हैं तो क्या रिपेमेंट में 5 रुपए कैश में आते हैं, 10 आते हैं या 50 आते हैं। अब अगर समझो 50 रुपए आते हैं और उसमें 10% भी एनपी हो जाए तो वो 5% होता है, जो बड़ा हो जाता है पूरे लोन बुक का। लेकिन अगर 10 ही रुपए रिपेमेंट में आ रहे हैं कैश में और अगर उसमें 5% हो तो बड़ी बात नहीं है, इसलिए वो समझना जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल मुश्किल भरा वक्त इनके लिए, लेकिन बेहतर वक्त दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी में 25 अंक ऊपर आज। और अच्छी बात है कि कल की तरह बहुत गैप से ओपनिंग के संकेत नहीं है कि जहां खुलते ही धड़ाम से गिर जाए, वही लेवल ऐसे कि जो लोगों को बेचने के लिए मजबूर करे। तो देखना होगा पहले तो ये कि क्या इतना मजबूत खुल पाते हैं, दूसरा ये कि फिर इतना मजबूत खुलते हैं तो फिर आगे क्या होगा। लेकिन एक और स्टॉक है हेमंत, जिसपे हमेशा रिपोर्ट्स बड़ी इंटरेस्टिंग आती है और वो है भेल। मतलब या तो मतलब मेरे ख्याल से एक्सट्रीम वाली आती है। हाँ, निफ्टी के किसी भी स्टॉक में इतने एक्सट्रीम व्यू रखने वाले एफआईज और घरेलू इन्वेस्टर्स शायद ही किसी और स्टॉक में होंगे। या तो 70 रुपए या 170 रुपए, वैसा वाला मामला है। तो आज किसको पसंद आया है भेल? ये एचएसबीसी को। एचएसबीसी कह रहा है कि 183। अच्छा, लेवल भी देखिए क्या टारगेट बढ़ा है, 111 से सीधा 183। बढ़िया। भेल खरीदेंगे आप? जैन साहब बताइए। नहीं, मुझे इनफैक्ट लास्ट वीक भी डिस्कस कर रहे थे और नतीजे कोई बुरे नहीं थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो माहौल चल रहा है और जो मुझे आगे स्टॉक्स ठीक भी लगते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे पीएसयू वर्ड बहुत अच्छा लगने लगा है। जैसे पीएसयू बैंक्स चल रही थी, वैसे ये टाइप की जो यूटिलिटीज वाली कंपनियां हैं वो भी चलेंगी। और इनफैक्ट भेल डाउनसाइड रिस्क कम लगती है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड है नहीं, यहाँ से करेक्शन ऑलरेडी दे चुका है और ऑर्डर बुक में और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज में कहीं ना कहीं सुधार आने लगे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक में अननेसेसरली शॉर्ट सेल भी ना करे, और अगर किन्होंने ले रखा तो बिल्कुल निवेशित रहे, और नीचे आए तो मैं तो कहूंगा कि बाय भी कर सकते हैं। नीचे आए तो खरीदारी करिए, वरना अवॉइड करना शायद सही रणनीति होगा। ये राय भेल पर, लेकिन कई और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन आज देखने को मिलेगा नतीजों के दम पर, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। सुब्रमण्यम जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वायदा बाजार में उनकी क्या रणनीति आज के लिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। संदीप जैन साहब, संदीप वागले साहब हमारे साथ हैं और क्रिस सुब्रमण्यम जी भी जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए वायदा बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं और निफ्टी में खुलने के बाद कोई अगर ट्रेड लेना हो तो तेजी का लेंगे मंदी का? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर जो भी वॉलेटिलिटी हमने लास्ट हफ्ते भर में देखी है, वहां पर शायद थोड़ी बहुत यहाँ पर आई थिंक सब्सिडी होने की प्रॉब्लम है, यहाँ शायद कम होने की चांसेस ज्यादा है। तो हमारा मानना है कि शायद कोई डायरेक्शनल कॉल यहाँ पर निफ्टी पे लेना शायद मुश्किल है। ऑफकोर्स यहाँ पर हमने लगातार अगर आप देखें तो 200 डीएमए के आसपास एक सपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन ये कितना इसका अभी तक कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला, क्योंकि अभी भी मार्केट काफी वल्नरेबल लग रहा है। तो इस लिहाज हमारा मानना है कि शायद एक स्ट्रैंगल का सहारा, कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रैंगल का सहारा ले सकते हैं, जहां पर निफ्टी में 8,300 का कॉल और 7,800 का पुट बेच के चले। दोनों में इनफ्लो 30 के आसपास, 30 रुपए पर स्ट्राइक के बेसिस पे इनफ्लो है, 60 के टोटल इनफ्लो है। यहाँ पर टारगेट हम 20 के आसपास रखे। अगर वॉलेटिलिटी पे 2-3 दिन भी अगर कमी आती है तो एक्सपायरी तक यहाँ पर काफी प्रीमियम कम होने की पॉसिबिलिटी है। तो एक स्टॉप लॉस 70 रख के चले और हमारा मानना है कि शायद निफ्टी में यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी लगे। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, शायद यहाँ पर रिलेटिव बेसिस पे डेफिनेटली अभी भी स्ट्रेंथ है, और कल के भी अगर क्लोजिंग देखे तो ये अभी 19,000 के आसपास अच्छी खासी सपोर्ट है। आज एक्सपायरी है, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो हमारा मानना है कि शायद 19,200 का जो नवंबर 24 तारीख का जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है उसमें खरीदारी की जा सकती है। कल कुछ 260 के आसपास बंद हुआ था। हमारा मानना है कि शायद एक रिकवरी बाउंस बैक आए तो एक 330 तक जाने की क्षमता रखती है, और एक स्टॉप लॉस 190 रखते हैं। तो हमारा मानना है कि शायद बैंक निफ्टी में रिलेटिवली बुलिश स्टांस ले सकते हैं। निफ्टी में एक रेंज बाउंड या तो फिर एक न्यूट्रल स्टांस लेके एक स्ट्रैंगल बेच के चल सकते हैं।
तो कॉन्फिडेंस की कमी है निफ्टी पर ट्रेड को लेकर, और ऐसे में 8,300 का कॉल बेचे या 7,800 का पुट बेचे। कॉल और पुट बेचकर, क्योंकि ऑप्शन में प्रीमियम काफी जबरदस्त चल रही है, कमाई करने की कोशिश करें। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब पुट और कॉल आप बेचते हैं तो आपकी रिस्क हो जाती है, अनलिमिटेड मुनाफा होता है उतना ही जितनी की प्रीमियम मिल रही है। इस केस में प्रीमियम है आपको कुल मिलाकर मिल रही 60 रुपए की, और स्टॉप लॉस 70 पर रखिए। गैप बढ़ जाए 70 हो जाए तो आप 10 रुपए के रिस्क के साथ निकल जाए, अदरवाइज 20 रुपए जब नीचे आ जाए तो ये 40 रुपए का मुनाफा आपके लिए बन सकता है। ये है राय इस वक्त। लेकिन कभी भी गैप से ऊपर या नीचे खुले तो फिर ये मामला गड़बड़ हो सकता है, ये जरूर ध्यान में रखें। निफ्टी पर रजत के बॉस.com के रजत बॉस जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से इस वक्त। स्वागत है सर। आप भी ट्रेड करेंगे निफ्टी पे या आज आराम करने का मूड है? देखिए, मैं तो निफ्टी में ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझको लगता है कि एक बार अगर दिन पे कोई रैली आए 8,150-60 उसी रेंज पे बेचने का सोचता हूं। 8,185 के ऊपर मैं स्टॉप लगाऊंगा और नीचे 8,090 तक टारगेट रखूंगा। मुझको लगता है ये 8,100, 8,090 और ऊपर में 8,185 से 8,200 इसी के रेंज के बीच में निफ्टी घूमेगा, ऐसा ही ज्यादातर समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑप्शंस एक्टिविटी उसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो फिर ऊपर चले तो सेल ऑन रैली इसका ट्रेड लूंगा, क्योंकि बाजार का स्टांस ओवरऑल वीक है, ऊपर में सस्टेन नहीं हो पा रहा है, वो कल के दिन अपने देखे हैं, तो इसीलिए सेल ऑन रैली इसका स्टांस निफ्टी में अपनाऊंगा। सेल ऑन रैली ये रणनीति होनी चाहिए, यानी उछाल हो तो वहां पर बिकवाली करें, पैसा आपका आराम से बनेगा। तो फिर बिकवाली वाले कैंडिडेट्स भी हैं रजत जी आपके लिस्ट में, मैं देख रहा हूं। औरोबिंदो फार्मा में आपको लगता है बिकवाली करनी चाहिए, क्या टारगेट्स होंगे फिर? हेमंत भाई, इसमें थोड़ी सी कुछ रैली आए तो 725 तक चलने से वहां पे बेचिए, 735 का स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे 698 से लेके 680 तक उम्मीद कीजिए। अरविंद फार्मा का जो चार्ट है काफी वीक नजर आ रहा है, इसमें कोई भी रैली में सेलिंग आएगा ऐसा उम्मीद करके ही मैं सेल ऑन रैलीज का ही स्टांस ले रहा है। तो बिकवाली करें औरोबिंदो फार्मा में। सुब्रमण्यम साहब से भी लेने उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स निफ्टी पर, तो उन्होंने राय दी है। बताएं सर कौन से स्टॉक्स चुने आज आपने और किस तरफ? जी, मेरा तीनों बाई कॉल्स पॉजिटिव साइड पे है, और जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा है लास्ट तीन चार दिन में जो भी हमने गिरावट देखे वहां पर एक रिलेटिव स्ट्रेंथ जिन काउंटर्स में देखने को मिले वहां पर मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर रेसिलियंस है, यानी कि गिरावट का चांसेस कम है। तो इस लिहाज से कैनरा बैंक अगर आप देखें तो ये वापस वो 300 के ऊपर ही कंसोलिडेट हो रहा है। हमारा मानना है कि शायद ये मार्केट में आज अगर कोई रिकवरी देखने को मिले तो एक मॉडेस्ट टारगेट 330 का पकड़ के चल सकती है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 308 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। भारतीय एयरटेल ये कहीं ना कहीं एक ऑप्शंस पे इंडिकेट कर रहा है कि शायद नीचे पुट ट्रेडिंग काफी हो रही है, और कल के भी बाजार में हमने एक तेजी का माहौल देखा था भारतीय में। तो एक 320 ये तो यहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है, यहां पर खरीदारी की जा सकती है। 300 का स्टॉप लॉस रखे। और लास्ट में एक आईजीएल, जहां पर अगर आप देखें तो लास्ट 5-6 महीने में बहुत जबरदस्त इस स्पेस में हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस देखी है, आईजीएल भी इसमें शामिल थी। तो हमारा मानना है कि शायद एक जो भी करेक्शन देखी शायद यहाँ पर एक 800 का स्टॉप लॉस रखे, 862 का टारगेट रखे, यहाँ पर एक खरीदारी की जा सकती है। और लास्ट में एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी जहां पर पीएनबी में बुल स्प्रेड का सहारा दे रहे हैं, जहां पर एक 150 का एक कॉल का सहारा ले सकते हैं, खरीदारी की जा सकते हैं। 470 रुपए के आसपास बंद हुआ था, और 160 का कॉल बिकवाली करके चले 190 के आसपास बंद हुआ था कल। तो टोटल एक नेट कॉस्ट अगर आप देखें तो 2 रुपए 80 पैसे का सहारा है। तो हमारा मानना है कि शायद एक 6-7 यहां तक एक टारगेट पकड़ के चल सकते हैं, और 1 रुपए का स्टॉप लॉस। जो परफॉर्मेंस हमने पीएनबी में देखे थे, मेरा मानना है कि शायद मार्केट में रिकवरी आए तो आई थिंक ये सबसे पहले रिकवरी होनी चाहिए। हेमंत, ये जब क्रिस सुब्रमण्यम साहब ने बताया ना, ये मैं जब ये कॉल्स ले रहे तो मैं यही सोच रहा था, ये एकदम टिपिकल जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स ना उनकी माइंडसेट है। तेजी तो करनी है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए निफ्टी में डायरेक्ट फ्यूचर नहीं खरीदे, ऑप्शन बेचे, पुट और कॉल दोनों, वो फायदल है। लेकिन तेजी का मूड है तो फिर क्या है, स्टॉक्स में चले जाओ। तो देखिए चारों स्टॉक इन्होंने तेजी की तरफ दिए, तो तेजी करने का मूड है, लेकिन एकदम बिल्कुल आज तेजी करने वाले बुल ट्रेड यही सोच रहे हैं कि करना है, लेकिन डर डर के करना है।
बिल्कुल सही, ये संकेत है एकदम। और देखिए कंफ्यूजन ऐसा नहीं कि एक जगह हो, एसबीएस निफ्टी 21 पॉइंट ऊपर है और कल रात को अगर आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में 5% की गिरावट थी, डॉक्टर रेड्डी के एडीआर में 5% की कमजोरी थी। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक एडीआर के दम पर करेक्ट होता है तो फिर बैंक निफ्टी की शुरुआत तो जरूर कमजोर होगी। तो देखना होगा आज आईसीआईसीआई बैंक किस तरह से खुलता है। सही है, बैंक निफ्टी वैसे आज इंपॉर्टेंट होगा और कल डेज हाई से हम आपको बार बार बता रहे हैं 500 पॉइंट का बड़ा कट देखा जा चुका है। चलिए चर्चा को जारी रखेंगे। संदीप वागले साहब के पास एक बाय आइडिया है, संदीप जैन साहब भी आईटी सेक्टर के ऊपर बुलिश हैं। कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी हो सकती है आज के दिन, बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। जहां नोटबंदी को लेकर देखिए लोगों की मुश्किलें अभी भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। सुबह से ही देश भर में बैंक्स और शाखाओं पर, न सिर्फ वहां पर एटीएम्स में इसके बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जी हाँ, ये ताजा तस्वीरें सुबह सुबह की हैं जो आज हमारी टीम ने कलेक्ट करी और उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए कॉर्पोरेट इंडिया के दिग्गज और एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने नोटबंदी को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसका श्रेय उन्हें जरूर देना चाहिए। इस समय I think it's a game changer. It's transformational. It was very necessary, and it's a very bold move by the government. And it's probably one of the biggest big bang reforms undertaken by any government for a long time. Why is it necessary? There are a number of reasons why it was necessary. तो दीपक पारेख मोदी सरकार के इस फैसले का पुरजोर समर्थन करते हुए, लेकिन साथ ही उन्होंने इस इंटरव्यू में कुछ खास बातें भी कही और वो खास बातें रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर। उनका ये मानना था कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और अगर आपकी जेब में पैसा है, चेक हाथ में लेकर बिल्डर के साथ बैठिए, जो प्राइस आप बोलेंगे उस पर आपको माल मिलेगा, ये उनका कहना है। इंटरेस्टिंग बात एक और कही उन्होंने जो हेमंत काम किए वो ये कि जितनी प्रॉपर्टी महंगी है, प्रीमियम प्रॉपर्टी है, उसके दाम उतने ही ज्यादा गिरेंगे। लो कॉस्ट हाउसिंग पर असर कम पड़ेगा, हाई कॉस्ट हाउसिंग पर असर ज्यादा पड़ेगा। दूसरी बात, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वो तो पहले से ही कमजोर हो रही है, अब रीसेल वालों पर बड़ा असर आएगा क्योंकि जनरली सबसे ज्यादा कच्चे का पैसा रीसेल में जाता है क्योंकि पुराने फ्लैट्स है ना, पुराने मकान है, पुराने प्लॉट्स हैं, रेडी रेकनर की वैल्यू जो सस्ते में लिए हुए हैं तो रेडी रेकनर वैल्यू पर आप रजिस्ट्री करा दें। तो अब रीसेल वाले जो जिनको किसी को बेचना है जल्दी बेच ले, जिनको खरीदना है आराम से खरीदे, अब वहां पर एडजस्टमेंट बंद हो जाएंगे, ये माना है दीपक पारेख साहब का। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे। बाजार का भरपूर एक्शन आपके लिए तैयार होता दिख रहा है। फिलहाल एशियाई बाजार ढीले होते दिख रहे हैं ऊपरी स्तरों से। हांगकांग को देखिए लाल निशान में फिसल चुका है, निके एकदम फ्लैट हो चुका है, तो मजबूती टिक नहीं पा रही है। ऐसे में एसजीएक्स निफ्टी 25 अंक भले ही मजबूत हो, लेकिन क्या हम मजबूत खुल पाएंगे? कैसी होगी शुरुआत रुपए की भी, ये इंपॉर्टेंट होगा। 67.94 68 के बेहद करीब कल क्लोज हुआ है, तो क्या वो लेवल टूटेगा या होल्ड होगा? इन सब के अलावा स्टॉक 2020 का अपडेट और 9:15 से आपके लिए बाजार का भरपूर शुरुआती एक्शन और ट्रेडिंग और कमाई के दिन भर के लिए मौके मिलेंगे। तो शुरू करेंगे पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।